कहना है कि साहब थोड़ा से गाजा के बारे में तो देखिए सबसे पहले मैं इजराइल के वजीर आजम का जो बयान आया है मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि किस तरह का बयान उन्होंने और ये बयान क्यों आया किस लिए यहाँ पे और ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है कि इजराइल के वजीर आजम का कहना है कि ईरान के साथ जंगबंदी जो मुआहदा हुआ है वो बहुत ही कम वक्त में टूट जाएगा, टूट सकता है। ये उन्होंने दावा किया है। अब ये दावा क्यों किया है, कैसे इनको पता हो गया है या ईरान के साथ युद्ध विराम समझौता बहुत कम समय में टूट सकता है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को कैबिनेट मीटिंग में ये बात कही है। ये बयान तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत के बिना किसी समझौते के समाप्त होने के एक दिन बाद आया है और ये आप देखिए। लेकिन दूसरी देखिए बहुत अच्छी बात है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके दरमियान जो है बातचीत हुई है और दोनों ने हालात पर तबादला ख्याल किया है। अब ये जो बातचीत हुई है और जो अब्दुल वाहिद साहब ने भी बात कही है खास तौर से फौज को लेकर के, और कल मैंने भी कहा था कि अब जो सिक्योरिटी सेंटर है वो मिडिल ईस्ट में खास तौर से अरब जो है सऊदी अरब बतौर खास वो चेंज कर रहा है। वो अमेरिका को सिक्योरिटी सेंटर नहीं बनाएगा बल्कि वो या पाकिस्तान या रूस और चाइना पे अब वो डिपेंड करेगा और हो सकता है आने वाले दिनों में वो ईरान से कहे, क्योंकि देखिए चीजें किस तरह से बदल जाए कैसे हो कुछ कहना मुश्किल है। और पाकिस्तान की हालांकि कोई नई बात नहीं, पहले भी मदद लेते रहे और दोनों में मुआहदे भी हुए हैं। तो ये इसके अलावा देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर बढ़ते रुझान के संकेत के रूप में जे स्ट्रीट ने इजराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता समाप्त करने का समर्थन किया है। ये आप देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा यहाँ पे गाजा में चल रहे संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली हमलों में 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हालात अच्छे नहीं है और वहां मुसलसल जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है जो निहायत ही अफसोसनाक है। और रोज मैं ऐसा नहीं कि उठाता नहीं उस मामले को, रोज मैं कहता हूं, आज भी मैंने अपने इंट्रो में ये बात कही थी कि आखिर जंगबंदी के बावजूद क्यों हमला हो रहा है और क्यों मुस्लिम ममालिक और तमाम मुल्क खामोश क्यों बैठे हैं। ये जो ब्लॉग बनाने की बात आ रही है ये सब अरे छोड़िए ना, अभी अभी ये कीजिए कि ये रुके। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर 11 हमलों की जिम्मेदारी ली है जबकि उत्तरी इजराइल में 15 बार सायरन बजे हैं। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट। सीरिया में आतंकवाद को वित्त पोषण करने के आरोप में फ्रांसीसी सीमेंट कंपनी लाफाज को दोषी पाया गया है। तो ये भी आप देखिए। तो ये इस वक्त मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे हमास ने अल अक्सा मस्जिद परिसर पर बार बार किए गए हमलों की मजम्मत की है। ये हमास जो है पूरी तरह से एक्टिव है। ईरान को दी गई धमकियों पर इजरायली संसद समिति के प्रमुख ने ट्रंप को जवाब दिया है। इसके अलावा ईरान के खामनाई के सलाहकार ने तस्दीक की है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है, कोई ये ना समझे। इसके अलावा इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान 30 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। मिस्र ने सूडान में मौजूद समानांतर संस्थाओं को खारिज किया, एकता का आह्वान किया है। इसके अलावा नेतन्याहू ईरान के साथ संभावित संघर्ष के पुनः शुरू होने पर सुरक्षा बैठक करेंगे और वो बैठक का हमने जिक्र कर दिया है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल। चूंकि हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि हमें अपडेट्स कुछ होनी है, ये मैंने अपडेट्स जो है वो दे दिए। अब मैं आऊंगा आरिफ हसन साहब साथ कि किस तरह के हालात देख रहे हैं। भाई पहले भी इस तरह की धमकियां वो दे चुके हैं, धमकियां भी दे रहे थे और गाजा को बर्बाद करने के लिए बारूद भी दे रहे थे। ये बात तब थी जब टर्की पर कब्जा करने की या टर्की पर हमला करने की बात नहीं किया था। बेन गवीर और स्मोटिश ने तब ये बात नहीं किया था कि ईरान के बाद हम टर्की पे हमला करेंगे। अब उन्होंने कहा है तो उनका रिएक्शन पे कल अर्दोगान साहब ने ये बात रखी है
कि अगर सीज फायर टूटता है तो हम हमला करेंगे इजराइल के ऊपर, और सीज फायर का टूटना भी तय है, आप इंतजार कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें आपने बताई हैं अब्दुल वाहिद साहब, जो वाकई आंख खोलने वाली थी और बड़ी हकीकत पर मबनी है। और जो आपने फोर्स की बात, क्योंकि अलग अलग तरह से बातें चलाई जा रही थी, अलग अलग तरह से चीजें कही जा रही थी, तो ये आपने कुछ चीजों की तरफ इशारा किया है। और ये कि एक साथ वो लोग बैठे हैं, हालांकि अभी तक उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है। वो लोग बैठे हैं, अब क्या कंडीशन थी, अब तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, मैंने नहीं देखी, शायद आपने देखी होगी कहीं वो फोटोग्राफ्स की, वो लोग साथ में बैठे हैं, तो वो तस्वीर अभी सामने नहीं आई और शायद लोगों को इंतजार रहा होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, बात नहीं हुई। मैं जी मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये शर्त लगाई गई होगी। वरना आप ये बताइए कि जब सारे डेलीगेट्स मिल रहे हैं तब तो तस्वीरें आ रही खटाखट, तो ये जब मिले तब क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें जेस्चर जाता कि आप मिल कैसे रहे हो, हाथ मिला रहे हो, नहीं मिला रहे हो, बैठे हो तो कैसे बैठे हो, क्या है, सारी चीजें उसमें आती। और ईरान अभी ऐसा जेस्चर नहीं देना चाहता कि अभी आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब का जनाजा रखा हुआ है और वो गलबैयां करें। इसको दुनिया और खास तौर से मिल्लत पसंद नहीं करती, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बातचीत को आगे बढ़ाना था और वो बढ़ाने के लिए जरूरी समझा, और पाकिस्तान ने कहा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो सकता है, मैं कह रहा हूं अभी बहुत सारी बातें, क्योंकि लेकिन लेकिन ये कि ये तस्वीर का जारी ना होना, इसके पीछे भी एक हिकमत जरूर है, मुझे ऐसा लगता है। तो बहरहाल लेकिन बहुत ही जबरदस्त मालूमाती आपने इस वक्त जो अपडेट दी है, वो कमाल का है, कमाल का आपने इस वक्त वो किया है। मेरे साथ बहुत सारे अलमदार साहब जुड़ गए हैं, जिया साहब जुड़ गए हैं, संजय दरबार साहब, मोहम्मद रईस साहब, नूर साहब, यहाँ पे जमील साहब, ये अपना परवीन गुलाब शाह, मैनुद्दीन सलमानी, नसीरुद्दीन साहब, सैयद जर्रार अली बाबू, तो इस तरह से बहुत सारे लोग, जयदीप सिंह मुंदेला, रेशमा बानो, सारे साबिर हुसैन, मतलब बहुत तकरीबन हमारे साथ 750 800 लोग इस वक्त जुड़े हुए। मैं सबका नाम नहीं ले सकता। रफीक खान, रफीक मकवाना, वो जुड़े हुए हैं, मोहम्मद जाकिर, तो सारे लोग, मैं सबका भी बार बार फिर बीच में मैं नाम ले लूंगा। तो यहाँ अलमदार साहब, क्या आज आप जो इस वक्त के लीडर की बात कर रहे हैं कि कितने बदतमीज हो गए हैं, उसकी वजह ये कि दुनिया के ज्यादातर लीडर एप्स्टीन के फार्म हाउस पर पैदा होते हैं। तो ये उन्होंने बहरहाल अब देखिए, इस तरह की बातें आती हैं तो बहुत सारी चीजें, ट्रंप और यहाँ जमील साहब लिखा, ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों बातों से मानने वाले नहीं है। तो अब आगे जो उन्होंने लिखा है मैं उसे नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर से 70 देशों और 1000 से ज्यादा एक्टिविस्ट, अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिला बार्सिलोना से रवाना हुआ है। तो फिर आप देखिए, ये फ्लोटिला जो है वो रवाना हुआ है। यहाँ पे हंगरी में अमेरिका के वफादार और नेतन्याहू के मित्र की हार, जनता सड़कों पर खुशियां मना रही है। हंगरी की तस्वीर सामने आई है। यहाँ पे स्पेन के विदेश मंत्री का बयान, का इजराइल जो लेबनान और गाजा में जेनोसाइड कर रहा है वो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ वर्जी है, ये भी उन्होंने कहा। राशिद साहब, मैं जो बातें इशारा किया और बहुत अच्छा तबसरा किया है, तो अब फर्दर जो है, क्योंकि अभी एक चीज आर्टिकल मैं बैन, क्या नाम है उनका, मैं पढ़ रहा था और उसमें एक नई चीज आई, जो मैं उसको किसी वजह से नहीं, मैंने स्टोरी भी की है, पूरी स्टोरी जाकर के लोग देख सकते हैं किताब, और वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसमें कहा कि एक सुन्नी बनने जा रहा है, एक सुन्नी इत्तेहाद, इस तरह की चीजें जो है ये आपस में तफरका उसमें लिया। मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की, ये 4 मुल्क
और अर्दगान जो है वो साहब अब खलीफा बनने की तैयारी। मुझे लग रहा है ये सिवाय प्रोपेगेंडा और आपस में तफरका फैलाने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें देखिए 4 मुल्क मिला करके खलीफा बन जाएंगे और ये हो जाएगा और ये तमाम दावे, जबकि अभी पूरी दुनिया इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। राशिद साहब लेकिन और क्या कहेंगे? जी। नहीं तो मुमताज भाई, हमारे अर्दोगान। साथ एक मिनट, हमारे साथ जुड़ गए हैं आरिफ हसन साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अच्छी नजर रखते हैं मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है। मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और मैं उनके पास आऊंगा। लेकिन राशिद साहब, देखिए मुमताज भाई, पहले भी इस तरह की धमकियां वो दे चुके हैं। धमकियां भी दे रहे थे और गाजा को बर्बाद करने के लिए बारूद भी दे रहे थे। ये बात तब थी जब टर्की पर कब्जा करने की या टर्की पर हमला करने की बात नहीं किया था। बेन गवीर और स्मोटिश ने तब ये बात नहीं किया था कि ईरान के बाद हम टर्की पे हमला करेंगे। अब उन्होंने कहा है तो उनका रिएक्शन पे कल अर्दोगान साहब ने ये बात रखी है कि अगर सीज फायर टूटता है तो हम हमला करेंगे इजराइल के ऊपर, और सीज फायर का टूटना भी तय है। आप इंतजार कर लीजिएगा। अभी हम क्या बोल सकते हैं? आप हमला करेंगे कि नहीं करेंगे? सीज फायर टूटेगा, ईरान तो हमला करेगा। आपको ज्वाइन करना हो आप भी आके ज्वाइन कर लो। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो फुट ऑन ग्राउंड आसान हो जाएगा। कम से कम आपकी वजह से सीरिया से रास्ता मिल जाएगा, जो आपने इजराइल को बचाने के लिए ब्लॉक करवा दिया था एमबीएस और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल करके। एक मर्तबा सीरिया से रास्ता क्लियर हो जाए, फिर आप हिजबुल्लाह की ताकत देखिए। फुट ऑन ग्राउंड आराम से सीरिया से भी कर सकते हैं, गोलान हाइट की तरफ से भी कर सकते हैं, जॉर्डन से भी हो सकता है, लेबनान से भी हो सकता है, इजिप्ट से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपने वो माहौल कभी बनाया ही नहीं। आप लोगों ने हमेशा इजराइल को प्रोटेक्शन दिया है। आपने कभी इजराइल को ऊपर टाइट नहीं हुए हो आप लोग। आपके अंदर एक डर था, एक दहशत थी। आप जानते थे कि अगर इजराइल पे हमला करना मतलब अमेरिका के ऊपर हमला करना, और आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि आप अमेरिका से जीत सको। आप डर रहे थे। आपको याद होगा जब यूएन में पूरी दुनिया के लोग फिलिस्तीन को एक आजाद देश का दर्जा दे रहे थे आकर के, वहीं अमेरिका में हमारे अर्दोगान साहब जा करके डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे और उनसे फाइटर प्लेन के पार्ट्स का सौदा कर रहे थे। वहां हथियार का धंधा करने गए थे। अब पूरी दुनिया के लोग, वो चाहे स्पेन रहा हो, फ्रांस रहा हो, ब्रिटेन है और भी कई छोटे, आयरलैंड है, ये सब लोगों ने मिल करके फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दिया। आप वहां पर बैठ करके जाके अपने बिजनेस की बात कर रहे हो। आपसे क्या उम्मीद करें? ब्लॉक कर दिया गया था रास्ता इजराइल का। लाल सागर से कोई सामान नहीं पहुंचेगा इजराइल का। तो तेल तो आपके बंदरगाह के थ्रू आ रहा था, बाकी रसद सऊदी अरब पहुंचा रहा था अपने बंदरगाह हुर्मुज वाले से। वहां उतार करके बाय रोड पहुंचा रहा था सऊदी अरबिया। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल जो है मजबूत हुआ है अपने दम पर। उसको मजबूत करने वाले भी हमारे ही लोग थे। हमेशा दबाया गया अपने ही लोगों को, वरना उसकी क्या मजाल है। सीज फायर लेबनान से होता है, लेकिन उसका हमला लेबनान पे होता रहता है। सीज फायर हमास से होता है, उसका हमला हमास पे होता रहता है। लेकिन जब सीज फायर ईरान से होता है
तो ईरान पे कोई हमला नहीं करता। वो जानता है कायदे से कूटे जाएंगे हम, उसे पता है। तो एक ताकत आपको भी बनकर दिखाना चाहिए था। लेकिन मुमताज भाई, अब हम लोग मेन मौजू पे आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को और बुरी तरीके से इस जंग में उलझाते जा रहे हैं। अभी तक तो मसौदा ईरान तक था, किसी तरीके से आप ईरान को कुछ दे करके निकल जाते इज्जत से। लेकिन जब मसला फंस जाएगा चाइना और रशिया के साथ, तब आप क्या करोगे? अभी तक तो ईरान का मसला है। अगर चाइना और रशिया के साथ आप इन्वॉल्व हो गए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा निकलने के लिए, तो इतना आसान नहीं रहेगा। और एक रात हो सकता है आप कामयाब हो जाओ रोकने के लिए, कि आपने एक रात जहाजों को रोक दिया, फिर दूसरी रात आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि चाइना के जहाज रेगुलर आ रहे हैं जा रहे हैं, रशिया के आ रहे हैं जा रहे हैं। जब उनका नंबर आएगा तो आपको खामोश रहना पड़ेगा, उनको निकलने देना पड़ेगा। और जिनको आप निकलने दोगे और कहोगे जाके ओमान से ले लो, जाकर के कतर से ले लो, कुवैत से ले लो, तो ईरान थोड़ी कहेगा कि कतर कुवैत से मत लो, ओमान से मत लो। लेकिन हमको जब तक तुम पहले टोल नहीं दोगे तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो वहां पे ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा? अगर कंट्रोल कर लिया तो वो क्या करेगा अमेरिका उस वक्त? वो आकर रोकेगा नहीं, पैसा मत लो। और उसने अगर हमला किया तो हमले का जवाब वहां पर फिर मिसाइलों का मुंह खुल जाएगा। फिर इनके जितने भी छोटे वाले एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह जो भी खड़े रहेंगे वो सब फिर वहीं भागेंगे जहां पर इनका अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ है। क्यों मुमताज भाई? ये बिल्कुल सही है। और ये एक बेहतरीन तजिया इस वक्त किया है राशिद रिजवी साहब ने अपने सेकंड राउंड में। मैं अब आऊंगा आरिफ हसन साहब पास की, वो भी तशरीफ लाए, मैंने वो किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि साहब थोड़ा से गाजा के बारे में तो देखिए, सबसे पहले मैं इजराइल के वजीर आजम का जो बयान आया है मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि किस तरह का बयान उन्होंने, और ये बयान क्यों आया, किस लिए यहाँ पे और ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है कि इजराइल के वजीर आजम का कहना है कि ईरान के साथ जंगबंदी जो मुआहदा हुआ है वो बहुत ही कम वक्त में टूट जाएगा, टूट सकता है। ये उन्होंने दावा किया है। अब ये दावा क्यों किया है, कैसे इनको पता हो गया है? या ईरान के साथ युद्ध विराम समझौता बहुत कम समय में टूट सकता है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को कैबिनेट मीटिंग में ये बात कही है। ये बयान तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत के बिना किसी समझौते के समाप्त होने के एक दिन बाद आया है। और ये आप देखिए, लेकिन दूसरी देखिए बहुत अच्छी बात है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके दरमियान जो है बातचीत हुई है और दोनों ने हालात पर तबादला ख्याल किया है। अब ये जो बातचीत हुई है और जो अब्दुल वाहिद साहब ने भी बात कही है खास तौर से फौज को लेकर के, और कल मैंने भी कहा था कि अब जो सिक्योरिटी सेंटर है वो मिडिल ईस्ट में खास तौर से अरब जो है, सऊदी अरब बतौर खास वो चेंज कर रहा है। वो अब वो अमेरिका को सिक्योरिटी सेंटर नहीं बनाएगा, बल्कि वो या पाकिस्तान या रूस और चाइना पे अब वो डिपेंड करेगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में वो ईरान से कहे, क्योंकि देखिए चीजें किस तरह से बदल जाएं, कैसे हो, कुछ कहना मुश्किल है। और पाकिस्तान की हालांकि कोई नई बात नहीं, पहले भी मदद लेते रहे और दोनों में मुआहदे भी हुए हैं। तो ये इसके अलावा देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर बढ़ते रुझान के संकेत के रूप में जे स्ट्रीट ने इजराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता समाप्त करने का समर्थन किया है। ये आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा यहाँ पे गाजा में चल रहे संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली हमलों में 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हालात अच्छे नहीं है और वहां मुसलसल जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है जो निहायत ही अफसोसनाक है। और रोज मैं ऐसा नहीं कि उठाता नहीं उस मामले को, रोज मैं कहता हूं, आज भी मैंने अपने इंट्रो में ये बात कही थी कि आखिर जंगबंदी के बावजूद क्यों हमला हो रहा है और क्यों मुस्लिम ममालिक और तमाम मुल्क खामोश क्यों बैठे हैं। ये जो ब्लॉग बनाने की बात आ रही है, ये सब अरे छोड़िए ना, अभी ये कीजिए कि ये रुके।
इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर 11 हमलों की जिम्मेदारी ली है, जबकि उत्तरी इजराइल में 15 बार सायरन बजे हैं। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट। सीरिया में आतंकवाद को वित्त पोषण करने के आरोप में फ्रांसीसी सीमेंट कंपनी लाफाज को दोषी पाया गया है। तो ये भी आप देखिए। तो ये इस वक्त मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे हमास ने अल अक्सा मस्जिद परिसर पर बार बार किए गए हमलों की मजम्मत की है। ये हमास जो है पूरी तरह से एक्टिव है। ईरान को दी गई धमकियों पर इजरायली संसद समिति के प्रमुख ने ट्रंप को जवाब दिया है। इसके अलावा ईरान के खामनाई के सलाहकार ने तस्दीक की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है, कोई ये ना समझे। इसके अलावा इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान 30 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। मिस्र ने सूडान में मौजूद समानांतर संस्थाओं को खारिज किया, एकता का आह्वान किया है। इसके अलावा नेतन्याहू ईरान के साथ संभावित संघर्ष के पुनः शुरू होने पर सुरक्षा बैठक करेंगे और वो बैठक का हमने जिक्र कर दिया है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल। चूंकि हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि हमें अपडेट्स कुछ होनी है, ये मैंने अपडेट जो है वो दे दिए। अब मैं आऊंगा आरिफ हसन साहब साथ कि किस तरह के हालात देख रहे हैं। मैंने कुछ अपडेट्स दी हैं, लेकिन खास तौर से ईरान को लेकर के क्या इतना आसान है कि ईरान को आप उसकी नाकाबंदी कर दे और ईरान जो है वो देखता रहेगा। ईरान ने कह दिया था हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, सारे बंदरगाह हमारे निशाने पे। आरिफ साहब कैसे पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? हम सुनने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। देखिए, अभी तक एक चर्चा जो चल रही है या बहुत ज्यादा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो फेल हुई है। इस्लामाबाद टॉक्स फेल नहीं हुई है, उसके अंदर बहुत कुछ हुआ है। और जब इन लोगों के बीच बातचीत हो रही थी, जेडी वेंस और ईरान के जो वो थे बाकर अली कालिबाफ, उनके बीच बातचीत हो रही थी करीब 8-9 घंटों के बीच में ये लोग तो बहुत पुरसुकून से बैठे हुआ था, ईरानी डेलीगेशन जो था। और उधर से बार बार जेडी वेंस जो थे उठते थे और फोन करते थे, बार बार फोन सुन रहे थे, कभी 2 मिनट कभी 3 मिनट, कई बार ऐसा हुआ। तो एक तो वहां ऐसा लग रहा था हर सारे इंस्ट्रक्शन जो थे वो ट्रंप से लिए जा रहे थे। दूसरी बात एक और हुई इनके बीच में, जो अभी पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर, उन्होंने इस चीज का खुलासा किया अभी कि उस वक्त में ये बात तय हुई है जब ये दोनों जुदा हो रहे थे, बात जो अटकी थी वो लेबनान के ऊपर जाकर के अटकी है। बोले जिस चीज का जिक्र ट्रंप कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं आया। इस पर तो सारे सब लोग एग्री हो गए सारे पॉइंट्स पर। तो हामिद मीर साहब का कहना उनका ये है कि ये सब चीज पे एग्री हो गए थे, बात लेबनान पर अटकी। और उस वक्त में जब उनके बीच में जेडी वेंस और बाकर अली कालिबाफ के बीच में जब बातचीत हुई उठते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अभी इसको पब्लिक नहीं करेंगे और जो कुछ हमारी बात होगी वो नेक्स्ट मीटिंग में। अब ये नहीं हुआ कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके अंदर जो हमारे 2 पॉइंट है जिस पे हम आगे बात करेंगे। अब ये एक कैसा तमाशा ट्रंप ने खड़ा कर दिया। ट्रंप ऐसा आदमी है कि उसकी बात के बारे में क्या कहें, उसके बारे में अभी कुछ कहेगा, अगले घंटे कुछ कहेगा वहां पर। अभी कह रहा कि मैं वहां पर जाकर के ब्लॉकेट कर दूंगा। इतना आसान है अब ब्लॉकेट करने के लिए। उसके साथ ना ऑस्ट्रेलिया है ना जापान है, सबसे बड़ी नेवी उसके साथ जापान की लगती है, उसने मना कर दिया। इंग्लैंड ने मना कर दिया उसके साथ जाने के लिए, नाटो के ज्यादातर कंट्रीज ने मना कर दिया। कैसे ब्लॉकेट कर पाएगा, कैसे पहुंच। हाँ ये जरूर है कि जैसे मैंने एक मर्तबा कहा भी था कि जंगी तैयारियां वो जरूर कर रहे हैं, और चाइना ने शायद कुछ सैटेलाइट के जरिए उन पिक्चरों का वो सैटेलाइट के जरिए वो पिक्चर दी है कि हाँ यहाँ ये इस पर एयरबेस को दोबारा से मैनेज कर रहे हैं, या कुछ साजो सामान अमेरिका का उतर रहा है इस तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए। तो वहां से तो खबर अब इस तरह की। अच्छा, बीच में ये खबर भी आई है कि मास्को के पुतिन ने इस बात के लिए ख्वाहिश जाहिर की है कि बातचीत कराने के लिए। तो मे बी पॉसिबल एक खदशा है, एक खदशा क्या इसका इम्कान है कि सीज फायर टूटने से पहले शायद मास्को के अंदर कोई बातचीत हो सकती है इस बीच, और उसके अंदर कुछ ना कुछ बगैर हो सकता है। और हम तो इसी अमन के ख्वाह हैं, अगर कोई बातचीत बनती है इसके लिए तो मोस्ट वेलकम, पूरी दुनिया की राय से। अब बात आते हैं ट्रंप के ब्लॉकेट की। ट्रंप के या अमेरिका के अंदर तो वो बात मशहूर है कि अमेरिका का दोस्त उससे नहीं बच सकता, दुश्मन भले से बच जाए।
इससे किसको नुकसान होगा? पूरा जो अमेरिका के दोस्त हैं उन्हीं को नुकसान होगा ना, यूरोप को नुकसान होगा, पाकिस्तान उसका अपने आप को उसका एलाई कहता है उसको नुकसान होगा, भारत को भी बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। चाइना कैसे इन सब चीजों को बर्दाश्त करे? क्या चाइना को रोकने की हिम्मत है ट्रंप के अंदर? क्या वाकई ट्रंप वर्ल्ड वार करा देना चाहते हैं? इसके बारे में हाँ ये जरूर है कि नेतन्याहू उसकी ख्वाहिश ये है कि ये जंग ना रुके, और अब वो कितने ही बहाने बनाए नेतन्याहू, लेकिन उसका मखौटा उतर गया, वो सिर्फ अपनी जान बचाने की फिराक में है। जैसा कि कल कोर्ट ने उसको बुलाया और उसने कहा कोर्ट से कि अभी मैं जंग के अंदर मुलव्विस हूं और मुझे अभी 15 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन उसे 15 दिन का वक्त नहीं दिया गया और वो कार्रवाई शुरू कर दी गई वहां से उसके खिलाफ। तो ये भी एक बात है कि वहां पर ये नहीं कि वो आपके हक में बेहतर है या हमारी वजह से कर दी गई इसके खिलाफ कार्रवाई, वो उनका आपस का मसला है जो भी है उस मुल्क का, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। ये बताने का मकसद है नेतन्याहू इस खित्ते के अंदर कभी अमन चाहता ही नहीं है। ये एक ऐसा शैतान इसके अंदर, जब तक इसके खिलाफ आप कोई मिलजुल कर कोई काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होता। दूसरी बात अभी तुर्किया के बारे में कह दी, तुर्किया के बारे में क्योंकि तुर्किया का नाम आ गया है कि अब अगला नंबर तुर्किया का है, उसके बाद पाकिस्तान का है, तो मुझे जो ये लगता है कि अगर कुछ लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरब की तरफ से फाइट करने के लिए ईरान के खिलाफ जाएगा, मुझे इस चीज के अंदर इसका इम्कान नजर नहीं आता है। हालांकि अभी जो उसका ये डेलीगेशन आया हुआ था ईरान का, इसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरा पूरा वो कर रखा था, स्क्वाड्रन कर करके तेहरान एयरपोर्ट पे उतार के तब वापस आए वहां पर उसके प्लेन, और उनके आपसी कुछ ताल्लुकात भी है, पड़ोसी भी है, 800-900 किलोमीटर का बॉर्डर उनका लगता है। तो पाकिस्तान का ईरान के खिलाफ जाना समझ से परे, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ईरानी मिसाइल अगर बाय द वे अगर जंग शुरू हो जाती है तो उसको रोकने के लिए एयरफोर्स वहीं पे काम करे, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स कोई काम करेगी आकर के अटैक करेगी ईरान के ऊपर, मुझे इसका बिल्कुल भी खदशा नहीं। हाँ एक बात जरूर है, पाकिस्तानी रिजीम जो है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बैठे हुए वो काबिज हुक्मरान है वहां पर हुकूमत के अंदर, ये निहायत ही जलील लोग हैं जो बैठे हुए, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ आर्मी के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, उसका आर्मी चीफ भी इसी तरह का है इस वक्त में, लेकिन एक आर्मी के जो सेंटिमेंट्स जो है ना, पब्लिक के अवाम का जो सेंटिमेंट्स होता है वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अवामी सेंटिमेंट्स उनके खिलाफ है, वो कितना भी कुछ करना चाहे। ये लोग तो इस वजह से कि कितने दिन तक हमारी जान बच रही है अवाम से, मिलिट्री से, हुकूमत से, ये लोग तो सिर्फ जो पाकिस्तानी हुकूमत में इस वक्त लोग बैठे हुए ये तो इस पर काम कर रहे हैं। बाकी कोई बड़ा डिसीजन अगर कोई आर्मी के लिए कोई इस तरह से होता है तो फिर पाकिस्तान भी नहीं बचेगा, पाकिस्तान भी खत्म होगा अगर पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। इतना हाँ मुझे पॉसिबल इतनी इस बात के इम्कान हो सकते हैं कि जैसे मैंने पीछे कहा कि अगर कुछ मिसाइल आ रहे हैं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स हवा में जाकर के हवा में उनको खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन अटैक करने का इम्कान तो नहीं लगता। अब रही बात इसकी जो आप इसके कह रहे हैं कि हुर्मुज को ब्लॉक करने का, मुझे इसके इम्कान भी बहुत कम नजर आते हैं कि कोई होगा। हाँ ट्रंप कोई को एक सेफ रास्ता चाहिए, बातचीत भी होगी कि कोई इस तरह का एक हैवी अटैक हो सकता है, मे बी पॉसिबल, इस चीज के इम्कान है, जिसके बाद वो अपनी जीत को डिक्लेयर करते हुए और नेक्स्ट मीटिंग चाहे मॉस्को में हो या कहीं और भी हो तो उस वक्त के अंदर इसके अंदर कोई बातचीत का कोई हल निकल आए। लेकिन इसमें एक चीज और जरा सा मैं कह दूं, कुछ लोग थोड़ा सा जज्बात में काम ले लेते हैं, चाइना है या रूस है, अगर बाय द वे जंग बंद हो जाती, मान लो अभी से इस्लामाबाद जो बातचीत थी यहाँ पे कोई समझौता हो जाता, फाइलों का आदान प्रदान हो जाता, तो इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान किसे होता? रूस को, मेरी नजर में जो है, क्योंकि रूस जो बैठा हुआ है इस वक्त इस जंग से किसी ने सबसे ज्यादा अगर फायदा उठाया तो रूस ने उठाया, उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी और इस वक्त उसके ऊपर से अब तो वो इस कंडीशन में आ गया कि मैं दूंगा ही नहीं तेल आपको, यूरोप मांग रहा तो नहीं दे रहा। तो अच्छा कुछ चीजें इन सभी असला में चीजें अमेरिका के खिलाफ होती चली जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब मैंने अभी रूस वाली बात कही तो कहीं ना कहीं रूस को भी इस बात को ऑब्जर्व करना होगा, रूस के लिए भी, कि रूस चाहता है या नहीं चाहता जंग बंद करना। रूस अगर जंग बंद करना चाहेगा तो वो सबसे पहले अपने ऊपर से पाबंदी भी हटवाएगा और यूक्रेन जंग जो है उसके लिए भी कोई ना कोई समझौता करेगा रूस, तब वो आगे बढ़ेगा रूस। लेकिन यूएसएसआर को यहाँ फंसाए रखना अमेरिका और चीन की मजबूरी है।
क्योंकि उसने चाइना को चैलेंज किया था। और जो क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिक पावर है, इंडिया के अंदर भी कहा था उसने खड़े होकर कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जो हम चीन के साथ कर चुके। तो आए तो थे वो ब्लॉक करने चाइना को और तमाम चीज, मकसद तो उनके बहुत सारे थे, लेकिन इस वक्त अमेरिका खुद फंस गया। और अमेरिका खुद फंस गया, और अमेरिका का जिसे कहते हैं उरूज के बाद जवाल शुरू हो जाता है हर एक का। उरूज के बाद क्या है? जवाल है। अगर आप उन अखलाकियात पर नहीं रहेंगे जिसके लिए आपको उरूज दिया गया, अल्लाह ताला ने आपको उस उरूज दिया, ख्याल नहीं रखेंगे, उसमें जब्र करेंगे, तो फिर आपका भी हश्र वही फिरौन वाला होगा जैसे फिरौन से कितनी बड़ी ताकत थी, शद्दाद, नमरूद, ये लोग थे, इनके साथ क्या हुआ? तो आपका भी हश्र। अब अमेरिका उस जवाल की तरफ पजीर है, और बहुत जल्द अमेरिका का हाल यूएसएसआर वाला होने वाला है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी तो ये 51-52 स्टेट की बात कर रहे थे, कि अमेरिका खुद के 51 स्टेट के अंदर न टूट जाए, क्योंकि उसने आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ से लेकर के इस जंग तक और इस ब्लॉकेट के बयान तक अपने तमाम तर एलाई को अपने से दूर कर लिया। अब ये वक्त जो है वो अमेरिका के खात्मे का वक्त है। जी मुमताज साहब।